एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी रूपी पे। आज हम बात करने वाले हैं पैसिव फंड्स के बारे में। तो आइए जानते हैं कि पैसिव फंड्स होते क्या हैं और लोग आजकल पैसिव फंड्स में इतना ज़्यादा क्यों लगा रहे हैं। तो पैसिव फंड्स की अगर आप कहानी देखें तो पैसिव फंड्स एक इस तरह का फंड होता है जिसको कोई फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज नहीं करता, यानी उसमें वो अपने हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन नहीं करता है। अब ये आपका एक इंडेक्स फंड भी हो सकते हैं या आपका ये किसी एक्सचेंज पे ट्रेड होने वाले ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी हो सकते हैं। इनमें एक चीज़ और होती है कि यहाँ पे वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स या पर्टिकुलर सेक्टर को ट्रैक कर रहे होते हैं। अगर मान लीजिए कोई फंड है, उसने अपने निफ्टी को मान लीजिए बनाया कि मुझे निफ्टी इंडेक्स को ट्रैक करना है, तो वो निफ्टी के जितने भी स्टॉक्स जिस भी परसेंटेज में एलोकेटेड होंगे उस परसेंटेज में अपने पोर्टफोलियो में एलोकेट करता है। तो परसेंटेज अगर आप एलोकेशन देखेंगे तो निफ्टी का और उस इंडेक्स फंड या ETF का सेम होगा। तो हर पैसिव फंड में ये सेम चीज़ रहती है, क्योंकि वो जिस भी इंडेक्स को पकड़ते हैं उसको उन्हें एग्जैक्टली ट्रैक करना होता है, और अगर वो नहीं कर पाते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर के बारे में हम लोग किसी और दिन बात करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक हो जाएगा। अब हम ये बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती क्या है। यहाँ पे मेनली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ये है कि जो भी फंड मैनेजर एक पैसिव फंड बना रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम डिवोट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा रिसर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है कि कौन से स्टॉक्स मुझे रखने हैं और कौन से नहीं रखने हैं। मैंने क्या करा, एक इंडेक्स को पकड़ लिया और अब उस इंडेक्स में जितने भी स्टॉक्स हैं उनको उसी प्रोपोर्शन में अपने पास रख लिया। अब यहाँ मेरा एफर्ट जो है उतना ज़्यादा तो था नहीं, थोड़ा ही रहा, तो मेरी जो मैनेजमेंट फ़ी है वो भी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू एन एक्टिव फंड। तो अगर मैं किसी भी एज एन इन्वेस्टर मैं किसी भी पैसिव फंड में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे कम मैनेजमेंट फ़ी चार्ज होती है एज़ कम्पेयर टू मैं अगर किसी एक्टिव फंड में जाता हूँ। अब हाँ, ये हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोगों ने पैसिव फंड में पैसा लगाना शुरू करा, अब ये पैसिव फंड का जितना भी पैसा लग रहा है ये अल्टीमेटली तो जा तो स्टॉक्स में ही रहा है। अब मान लीजिए निफ्टी 50 ही मैं उठाता हूँ और साथ में मैं एग्जाम्पल के तौर पे उठा लेता हूँ UTI का निफ्टी 50 फंड। तो अब UTI निफ्टी इंडेक्स फंड जो आपका है ये एक हो गया आपका पैसिवली मैनेज्ड फंड। यहाँ पे जो आप इंडेक्स देख रहे हैं वो निफ्टी 50 TRI है। अब निफ्टी 50 TRI इंडेक्स को ये पूरा का पूरा एग्जैक्टली उसको कॉपी कर रहा है। हाँ, रिटर्न्स में थोड़ा फ्लक्चुएशन आएगा, वो इसलिए आता है क्योंकि एग्जैक्टली सेम टाइम पे बाइंग सेलिंग नहीं हो पाती है, वो थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है, तो थोड़ा सा वेरिएंस यहाँ पे आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप चार्ट देखेंगे तो वो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है उसने उसको ओवरलैप करा हुआ है। अगर मैं अपना ड्यूरेशन बढ़ाता भी हूँ, 2 ईयर्स भी लगाऊंगा, तो भी मुझे सेम चीज़ देखने को मिलेगी। रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके उस इंडेक्स के रिटर्न है, सेम रिटर्न्स आपको इस फंड में मिलते हैं। अब लेकिन एक बात जो सामने आती है वो ये है कि अगर मैं निफ्टी 50 में लगा रहा हूँ, यानी ये सारे स्टॉक्स जो होंगे इस पोर्टफोलियो में लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। दूसरी चीज़ क्या है, अब टॉप 50 स्टॉक्स में ये पैसा मेरा लग रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ इसके कंपैरिजन में, मैं या तो लार्ज कैप ब्लू चिप फंड मैं उसमें भी लगा सकता था जो कि एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड होता। तो अगर मैंने उसमें लगाया होता तो मेरे रिटर्न्स क्या बने होते, आइए उस पर बात करते हैं। जैसे अभी मेरे इस स्कीम का अगर मैं देखूं, 1 साल का 6.75% का रिटर्न है। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड देख लेते हैं, लास्ट 1 ईयर में 9.38% दिया है। इसकी जो इंडेक्स थी वो है निफ्टी 100 TRI। अब वो इसलिए इसने इंडेक्स दूसरी रखी हुई है क्योंकि ये आपका जो एक ब्लू चिप कैटेगरी का फंड है जो लार्ज कैप में लगाता है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे टॉप 100 कंपनीज जो हैं वो लार्ज कैप कैटेगरी में फॉल करती हैं। तो इस फंड के पास जो यूनिवर्स है वो 100 कंपनीज का है, इंडिया के टॉप 100 कंपनीज का यूनिवर्स है। उनमें से ये अपने लिए स्टॉक सेलेक्ट कर सकता है यहाँ फंड मैनेजर। अब उसी सिलेक्शन करने के वो आपसे वो एडिशनल मैनेजमेंट फ़ी, हालांकि वो ज़्यादा परसेंटेज नहीं होता, 50 पैसे 70 पैसे ज़्यादा होगा, तो वो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि रिटर्न्स भी आप देख रहे हैं लगभग 3% ज़्यादा है, तो दे सकते हैं उतना मैनेजमेंट फ़ी क्योंकि रिटर्न आपको अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। तो इसलिए है, और प्लस एक एक्टिवली मैनेजमेंट फंड बनता क्यों है, यहाँ पे जो भी फंड मैनेजर होगा उस फंड का मेन काम सिर्फ ये है कि मैंने एक फंड मैनेजर का मेन काम यह है कि मैंने अगर एक इंडेक्स रखी है, मुझे उस इंडेक्स को बीट करना है। अगर इंडेक्स ने मुझे 6% का रिटर्न दिया है, अब इस 6% को मुझे बीट करना है, इसने बीट कर दिया 9% के लगभग दे दिया, तो बस मेरा एक एक्टिवली मैनेज फंड में लगाने का यही पर्पस होता है कि अगर कोई इंडेक्स मुझको कोई रिटर्न दे रही है, मैं उसके एडिशनल में कुछ रिटर्न कमा पाऊँ, तो वो मेरे लिए एक बेटर चॉइस होगी हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि इंडेक्स में तो मैंने लगा दिया, वो तो पैसिवली मैनेज्ड है, अब इंडेक्स जिधर जाएगी उधर मेरा फंड जाएगा। अगर कोई एक्टिवली मैनेज फंड मुझे ज़्यादा दे तो मैं वहाँ पर लगाना प्रेफर करूँगा।
अब ये बात करते हैं कि आखिर ये पैसिव फंड्स अचानक से मार्केट में आए कैसे हैं। दरअसल पैसिव फंड्स चल तो काफ़ी टाइम से रहे थे, लेकिन कोविड के टाइम पे जब मार्केट गिरना शुरू हुई, उस टाइम पे लोगों ने क्या करा, निफ्टी आपकी इतनी ज़्यादा करेक्ट हो गई। आप अगर 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, 8,000 पे निफ्टी चल रही थी। अब मैं अगर एक इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास पैसा आइडल पड़ा हुआ है, मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट तो उठेगी, क्योंकि हर कोई सोचता है कि भाई मार्केट गिर गई है इतनी, अब मार्केट यहाँ से उठेगी। मैं चाहता था कि भाई मैं मार्केट में पैसा लगाऊं, तो मैंने क्या करा, निफ्टी के इंडेक्स में पैसा लगाने की सोची। तो अब मेरे पास ETF और इंडेक्स फंड्स मेरे पास आ गए, तो मैंने उनमें से कोई भी फंड अपना सेलेक्ट कर लिया, चाहे वो किसी भी MC का हो, मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया और उसमें पैसा लगा दिया। अब मैंने यहाँ पे अगर किसी भी ड्यूरेशन में पैसा लगाया है, तो मैं आज अच्छे खासे प्रॉफिट पे ही बैठा हुआ हूँ। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से मैंने पैसा लगाना शुरू किया, मेरी इंडेक्स तो बढ़ती हुई चली गई थी टिल अक्टूबर के बाद मार्केट जो है एक साइडवेज ट्रेंड में चल रही है। तो इस टाइम पे जितने लोगों ने भी पैसा लगाया होगा, वो या तो नेगेटिव होगा या तो एट पार पे चल रहा है। इससे ज़्यादा किसी को रिटर्न अक्टूबर के बाद से तो नहीं बना है। अब यहाँ पे असली चीज़ ये आती है कि अगर मैंने इंडेक्स में पैसा लगाना शुरू करा है, आज एक मैं पैसिवली मैनेज्ड फंड का फंड मैनेजर हूँ, मेरे पास 100 रुपये थे, रिलायंस का एलोकेशन 9% मान लीजिए इन निफ्टी में है, मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने 100 में से 9 रुपये रिलायंस में लगा दिए। अभी अचानक से कोविड में मार्केट गिरी, सब लोगों ने कहा मुझे इंडेक्स में पैसा डालना है, मेरे पास 100 थे, अभी मेरे पास 1,00,000 रुपये अचानक से मेरे पास आ गए, क्योंकि हर किसी ने अपना बाय ऑर्डर डाल दिया कि भाई मुझे इस इंडेक्स फंड में पैसा लगाना है। करोड़ों लोगों ने मेरे पास पैसा लगा दिया। अब मेरे पास 1,00,000 एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास पैसे आ गए हैं। अब मैं तो क्या करूं, मैं एक पैसिव फंड मैनेजर हूं, मुझे और कुछ करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ एक इंडेक्स को ट्रैक करना है। इंडेक्स में 9% एलोकेशन अभी भी रिलायंस का चल रहा है। मैंने क्या करा, इस बार मेरे पास जो है 9,000 रुपये थे, ये 9,000 रुपये मैंने इंडेक्स में लगा दिए, रिलायंस में लगा दिए। अब अचानक से जहाँ रिलायंस में 9 रुपये लग रहे थे, वहाँ पे अचानक से 9,000 रुपये लग गए। शेयर भागना शुरू हुआ, क्योंकि शेयर क्या रिफ्लेक्ट करता है, बाइंग और सेलिंग, किसकी डिमांड ज़्यादा है वो ऊपर चलता चला जाएगा, किसकी डिमांड कम है वो नीचे गिरता चला जाएगा। अब यहाँ पे अचानक से अगर मेरे इनफ्लो बढ़ते चले जाएंगे इंडेक्स में, तो जितने भी शेयर मेरे उस इंडेक्स के पार्ट हैं, वो प्राइस जो है कंटिन्यूसली अप ट्रेंड पे जाता जाएगा, जो हम लोगों ने कोविड की पहली वेव के बाद देखा है। कोविड की जितनी तेज़ी से वो गिरा, उतनी ही तेज़ी से रिकवरी भी हुई थी मार्केट की। वो इसीलिए क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा वापस लगाया गया था मार्केट में कि लोगों ने मतलब एफडी निकाल के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया। कितने सारे नए डीमैट अकाउंट्स खुले थे, सब लोगों ने कहा हमें भी इन्वेस्ट करना, स्टॉक में लगाना, म्यूचुअल फंड में लगाना। और उस टाइम सबसे हॉट चीज़ जो आई थी वो आपकी आई थी इंडेक्स फंड्स का ट्रेंड। वहाँ से शुरू हुआ, लोगों ने इंडेक्स फंड में भर भर के पैसा लगाया और इंडेक्स फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया लोगों को। अब लेकिन बात आती है कि अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, इंडेक्स ने अभी तो आपको रिटर्न दे दिया, लेकिन आप अगर अक्टूबर से ट्रेंड देखें तो मार्केट साइडवेज ट्रेंड एक फॉलो कर रही है। अब इस साइडवेज ट्रेंड में अगर आपने इंडेक्स में पैसा लगा रखा है और इंडेक्स अगर साइडवेज चल रही है, तो वहाँ आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। आपका पर्पस क्या था, लॉन्ग टर्म में रिटर्न जनरेट करके देना। लेकिन अभी आप अगर अक्टूबर से देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 7 महीने होने वाले हैं। 7 महीने में आपने कोई रिटर्न नहीं कमाया। लास्ट 7 मंथ्स में आप या तो नेगेटिव पे बैठे हैं या तो साइडवेज चल रहे हैं। यहाँ पे बात आती है पोर्टफोलियो एलोकेशन की, कि आपने मान लीजिए एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ, ज़्यादातर लोग क्या करें, इंडेक्स फंड में SIP डालते हैं कि इंडेक्स फंड में SIP शुरू कर दो, उसको चलाते रहो और कभी लॉस नहीं होगा। लोगों को ये लगता है, लेकिन भाई जब मेरी इंडेक्स ही कंटिन्यूसली नीचे आती चली जा रही है तो मुझे लॉस हमेशा होगा। अब ये तो बात हो गई कि मैंने अगर इंडेक्स फंड में पैसा लगाया है तो मुझे ये देखना है मैं किस टाइम पे लगा रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है इंडेक्स फंड में लगाने का। क्योंकि मैं निफ्टी 50 में लगा रहा हूँ तो मुझे पता है ये लार्ज कैप कैटेगरी का है, अगर लार्ज कैप चलेगा तो ही मेरा ये इंडेक्स बढ़ेगा। अगर मैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में लगा रहा हूँ तो मुझे पता है वो 51 से 100 के बीच के जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उसमें पैसा लग रहा है। अगर मैं किसी स्मॉल कैप कैटेगरी में जा रहा हूँ तो वहाँ मुझे दिखेगा कि मेरा जो स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वो वाला पोर्टफोलियो मुझे मिलेगा, एग्जैक्ट मिलेगा। अब क्या पता उस पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप की कोई ऐसी कंपनी हो, या तो मिड कैप का भी एग्जांपल अगर हम ले, उसमें भी सेम चीज़ है कि अगर मिड कैप इंडेक्स में अगर वो कंपनी हुई तो ठीक है। क्योंकि अब मैं आपको पहले क्लासिफिकेशन बता देता हूँ, 1 to 100 तक का लार्ज कैप होते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में। टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप में आती हैं, 101 से 250 तक आपकी मिड कैप में आती हैं, 251 एंड बियॉन्ड आपके स्मॉल कैप में आती हैं। अब ये जो स्मॉल कैप और मिड कैप की कैटेगरी है, ये तो यूनिवर्स थोड़ा बड़ा है।
अब अगर मैं एक मिड कैप फंड हूँ, मेरे पास यहाँ पे 150 कंपनीज में से सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। मैं एक फंड मैनेजर हूँ, मैंने मान लीजिए 30 कंपनीज या 40 कंपनीज का पोर्टफोलियो यहाँ बनाया। अब मुझे पता है कि ये कंपनी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मेरे साथ एक बैठा है पैसिव फंड मैनेजर जो कुछ नहीं कर सकता, उसे भी पता है कि कंपनी अच्छी है, लेकिन ये कंपनी अभी इंडेक्स का पार्ट नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पे वो रिटर्न जो मुझे मिलेगा एज एन एक्टिव फंड मैनेजर, वो उस पैसिव फंड मैनेजर को नहीं मिल पाएगा। और बस यहाँ पे ही मुझे एक्टिव फंड में पोर्टफोलियो बनाना थोड़ा मेरे लिए बेटर हो जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरा पैसा पैसिवली मैनेज फंड्स में ही लगा दूँ। कई लोग करते हैं कि उनने मल्टीपल इंडेक्सेस में अपनी SIP चलाई होती है। कोई फ़ायदा नहीं है मल्टीपल इंडेक्सेस में SIP चला के। आप एक पकड़िए, चाहे आप निफ्टी 50 पकड़िए, चाहे आप निफ्टी नेक्स्ट 50 पकड़िए, मिड कैप की इंडेक्स पकड़िए, या नास्डैक की इंडेक्स पकड़िए। नास्डैक तो खैर रख ही लीजिए, अच्छा आपको मिल जाएगा इस टाइम पर अगर आप शुरू करेंगे तो मेरे पास सिर्फ एक इंडेक्स फंड होना चाहिए जो मुझे लगता है। एक इंडेक्स फंड रखिए और बाकी जो है आप एक्टिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियो बनाइए, क्योंकि वो आपको बेटर रिटर्न्स जनरेट करके देके जाएगा लॉन्ग रन में हमेशा। और स्पेशली अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स लगा रहे होते हैं, तो आपको वहाँ पे जो रिटर्न्स मिलेंगे वो आपके किसी भी इंडेक्स को बीट करने के काबिल होते हैं। तो यहाँ पे हमने बात करी है कुछ चीज़ों की कि पैसिव फंड्स होते क्या है, उनकी फ़िलॉसफी क्या होती है फंड मैनेजर की, प्लस पैसिव फंड्स में अचानक से इतना ज़्यादा पैसा आना कैसे शुरू हुआ। अब अगर आप ये भी देखें कि इस टाइम पे पैसिव फंड्स में काफ़ी ज़्यादा आ भी रहा है पैसा। अभी एक सेबी का सर्कुलर भी लास्ट मंथ आया था जिसमें कि पैसिवली मैनेज फंड्स पे ज़्यादा जोर दिया गया है, तो उनकी ग्रोथ की चांसेस भी बढ़ती चली गई हैं। इसके साथ अगर आप देखेंगे तो यूएस के भी मैं बताऊं, ये सिर्फ इंडिया के लिए एप्लीकेबल नहीं, यूएस में भी पैसिव फंड की अगर ओनरशिप की बात करें तो वो ज़्यादा हो गई है एज कम्पेयर टू एक्टिव फंड्स। इसके लिए जैसे ये आप देख रहे हैं ओनरशिप ऑफ यूएस स्टॉक मार्केट, यहाँ पे 2011 से लेकर 2021 तक का पूरा बना है, और 2021 में ये पैसिव फंड्स का जो टोटल था ओनरशिप वो बढ़ गई है एज कम्पेयर टू एक्टिव फंड्स। तो ये हमको सिर्फ ये नहीं दिखा रहा कि सिर्फ इंडिया में ऐसा हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है। अब यूएस जैसे डेवलप्ड नेशन में भी सेम चीज़ चल रही है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में पैसा ना लगा इंडेक्स में ही पैसा लगा रहे हैं। इंडेक्स में लगाइए, लेकिन सारा पैसा एक ही इंडेक्स में ना लगाइए, या अलग अलग तरह के इंडेक्सेस ना खरीद लीजिए, क्योंकि आपका मेन पर्पस क्या है, आपको ऐसे स्टॉक्स में लगाना जो आपको लॉन्ग टाइम पे अच्छी खासी वैल्यू क्रिएट करके दें। उसके लिए आपने एक रूट चुना है जो कि आपका म्यूचुअल फंड्स है। अब आप म्यूचुअल फंड में एज ए लमसम भी जा सकते हैं, SIP के थ्रू भी जा सकते हैं। अब इनमें से जो मैंने पूरी चीज़ बताई, तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक इंडेक्स में रखी हुई कंपनी ही आपको परफॉर्म करके देगी। आज की डेट में अडानी एंटरप्राइजेस इंडेक्स का पार्ट नहीं है, रिलायंस इंडेक्स का पार्ट है। रिलायंस ने आपको उतने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए हैं पिछले 1, 2, 3 साल में, या 4 साल, 5 साल उठा लीजिए, जितने आपको अडानी एंटरप्राइजेस ने रिटर्न दिए हैं। तो आपको ये भी देखना है कि कोई कंपनी अगर आपके इंडेक्स का पार्ट नहीं है लेकिन आपको बेटर रिटर्न्स देके जा सकती है, तो आपको उस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ने तो एक्सपोजर अडानी में लिया हुआ है। आप मेरा अगर दूसरा वाला वीडियो देखेंगे, मैं लिंक डाल दूंगा, उसमें आप देखिएगा टॉप 5 होल्डिंग्स में उन्होंने अडानी के 2 स्टॉक्स ले रखे हैं, इनमें से एक आपका अडानी एंटरप्राइजेस है। तो वो वीडियो मैं आपको लिंक में वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, एक बार आप जाके चेक करिएगा। तो वो एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड था जिसने अडानी एंटरप्राइजेस में एक्सपोजर लिया है। इंडेक्स फंड ने अडानी एंटरप्राइजेस में एक्सपोजर नहीं लिया। हाँ, अब जो अगला जो निफ्टी के लिए स्टॉक सिलेक्शन होने वाला है उसमें कहा जा रहा है अडानी एंटरप्राइजेस इंक्लूड होगा। तो अभी तक का तो नहीं हुआ, तो यानी अभी तक का आप अगर इन्वेस्टेड थे तो अभी तक का तो आपको अडानी की ग्रोथ अपने इंडेक्स फंड में नहीं दिखी है। जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड थे जिन लोगों ने अडानी में लगाया उनको वो ग्रोथ दिखी है, तो रिटर्न भी आपको उनके दिख रहे होंगे। कुछ फंड्स आपको अगर CAGR रिटर्न आप देख रहे हैं तो 30% के दिख रहे हैं, तो उनमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अडानी से है। तो बस इसको ध्यान में रखिए और उसी हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए। बाकी मैं आपको इस तरह के और वीडियोस लाता रहूँगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।